हाय एवरीवन एंड वेलकम टू तथागत। हम सभी 12th स्टैंडर्ड के बाद में एक बहुत अच्छे कॉलेज और एक यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाहते हैं। पढ़ना चाहिए भी हमें। और क्यों ऐसा चाहते हैं हम लोग? सी देयर आर वेरिड रीजंस फॉर इट। पहला जो एक रीजन होता है कि कोई भी कॉलेज है या कोई भी यूनिवर्सिटी आप ले लीजिए, वो अगर एस्टैब्लिश्ड है बहुत समय से, तो इसका मतलब है उसकी एक लेगेसी है, उसकी एक ब्रांड वैल्यू है और इसी ब्रांड वैल्यू को आप कैरी फॉरवर्ड करते हो लाइफ भर। जैसे मान लीजिए मैं अपने बारे में बात करूं तो मैं आईआईटी रुड़की से हूं। तो जब भी मैं किसी से मिलता हूं, कोई भी इंट्रोडक्शन देता हूं, तो मैं बताता हूं कि आई एम पास आउट फ्रॉम आईआईटी रुड़की। उससे होता क्या है, उससे एक अलग इंपैक्ट पड़ता है सामने वाले पर। वो आपको ज्यादा क्रेडिबल मानता है, वो ज्यादा समझते हैं कि हाँ भाई ये जो है बंदा ये एक अच्छे कॉलेज से आया है, तो मतलब इसमें कुछ ना कुछ सब्सटेंस है। होता यही है कि आप जब किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ते हो, एक अच्छे कॉलेज से पढ़ते हो, तो पहली चीज यू कैरी द ब्रांड। ब्रांड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो दूसरी चीज मुझे लगती है बहुत अहम होती है, वो होती है हर इंसान के लिए, दैट इज प्लेसमेंट्स। तो भाई जितना अच्छा कॉलेज होता है या जितना अच्छा यूनिवर्सिटी होता है, वहां पर आपके इंडस्ट्री के टॉप रिक्रूटर्स जाते हैं। क्यों जाते हैं वो टॉप रिक्रूटर्स वहां पर? क्योंकि उनको पता है कि क्रीम जो है वो वहीं पर है। देखिए, हर कंपनी चाहती है कि उनके पास में जो एम्प्लॉयज हो वो बहुत अच्छे हों, बहुत एफिशिएंट हो, बहुत इंटेलेक्चुअल हो, हार्ड वर्किंग हो, मतलब एकदम रिफाइंड हो हर मायने में। तो होता यह है कि कोई भी कॉलेज को अगर आप देखते हैं, तो अगर एक अच्छा कॉलेज है या अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो उसका एडमिशन प्रोसेस इतना आसान नहीं होता, वहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो अगर मान लीजिए आप वहां पर पहुंचे हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपने उस कंपटीशन में आपने बहुत हाई स्कोर किया है, आपने बहुत लोगों को पीछे किया है, तो इसका मतलब है आपके अंदर टैलेंट तो है ही। इससे वो गेज करते हैं कि भाई कंपनीज जो है कि भाई ये अगर इस कॉलेज में पहुंचे, एक अच्छे कॉलेज में पहुंचे, तो दे आर हाईली कॉम्पिटिटिव और ये हमारे लिए एक सही क्राउड हो सकता है, ये हमारे लिए एक सही सिलेक्शन का पूल हो सकता है। इसीलिए प्लेसमेंट्स जो होती हैं, जो अच्छे कॉलेजेस होती हैं, वहां पर बहुत हाई होती है, तो इसका हमें फायदा मिलता है। तीसरी चीज जो है बहुत अहम है, दैट इज फैकल्टी। बेसिकली जितना अच्छा कॉलेज, वहां पर उतने अच्छे टीचर्स, उतने अच्छे प्रोफेसर्स। ये सारे जो प्रोफेसर्स होते हैं ये अपनी फील्ड में महारथी होते हैं, क्योंकि आप कोई भी सब स्टैंडर्ड टीचर को नहीं रख सकते एक अच्छी यूनिवर्सिटी में। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको जो लर्निंग मिलेगी, आपकी जो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होगी, आपको सब्जेक्ट नॉलेज जो मिलेगी, वो बहुत ही रिफाइंड होगी, बहुत ही क्लासी होगी, और ऐसी वैल्यूज आपको मिलेंगी जो आपके थ्रू आउट कॉर्पोरेट ट्रैजेक्टरी में काम आएगी। इसलिए फैकल्टी जो होती है बहुत ही टॉप नॉच होती है। चौथी चीज जो होती है, दैट इज पीयर लर्निंग। अब देखिए, पीयर लर्निंग का मतलब हुआ कि आपके साथ में जो पढ़ रहे हैं पीयर्स, राइट, वो आपको, आपकी सोच को बहुत मायनों में चेंज करते हैं, बहुत मायनों में शेप करते हैं, सही पॉजिटिव डायरेक्शन देते हैं। तो ये जो पीयर्स होते हैं, ये आपके फ्रेंड्स भी होते हैं, या आपके राइवल्स भी होते हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स भी होते हैं। तो होता यह है कि देखिए, जितना अच्छा कॉलेज होगा, जैसे हमने पहले ये बात कर चुके हैं भाई, जितना अच्छा कॉलेज होगा उसका एडमिशन प्रोसेस उतना ही मुश्किल है। और अगर उसमें बच्चे आ रहे हैं, एडमिटेड हो रहे हैं उस कॉलेज में, तो इसका मतलब है कि वो बहुत ही हाईली कॉम्पिटिटिव रहे होंगे, उनमें एक सब्सटेंस रहा होगा, तभी वो वहां पर पहुंचे। तो होगा क्या कि आप उस क्राउड के साथ में उठ रहे होगे, बैठ रहे होगे, तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी उनसे सीखने की। तो ये कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से हमें एक अच्छा कॉलेज चाहिए होता है। ठीक, तो अब अच्छे कॉलेजेस तो बहुत सारे हैं हमारे तमाम देश में, देखेंगे तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो टॉप नॉच है। उसी में से एक है जो कि क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है, और आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। एंड क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का नाम आई एम प्रीटी श्योर आप सभी ने सुना होगा। एक बहुत ही जानी मानी यूनिवर्सिटी है, जिसमें उसकी एक बहुत काफी समय से उसकी लेगेसी चली आ रही है, और वहां पर पहुंचना, वहां से पढ़ना बहुत से बच्चों का ड्रीम होता है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स बाहर आ चुके हैं, उसको कैसे फिल करना है, इसका क्या सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, इसके ऊपर भी हम देखेंगे, और क्यों हमारे लिए क्राइस्ट यूनिवर्सिटी जो है एक बहुत अच्छा चॉइस हो सकती है, बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है हमारी ग्रेजुएशन के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो सबसे पहली चीज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाई क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, क्यों आपको क्राइस्ट यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना चाहिए अपने ग्रेजुएशन के लिए।
तो देखिए सबसे पहली चीज है, जब भी आप यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं तो NIRF की रैंकिंग्स होती हैं। जो रैंकिंग है उसमें आप देखेंगे कि टॉप 100 यूनिवर्सिटीज इन इंडिया में अगर आप देखेंगे तो 67वें नंबर पे आती है। तो इसका मतलब है ये देश की तमाम जो जानी मानी यूनिवर्सिटीज हैं उन्हीं में से एक है, और ये जो रैंकिंग है वो उसको क्रेडिबिलिटी देती है, पहली बात। दूसरी चीज जो है, अगर आप इसके कैंपसेस के बारे में देखें तो इसके टोटल 6 कैंपसेस हैं। 4 जो है वो बेंगलुरु में है, एक कैंपस जो है वो आपका NCR रीजन में है, ठीक है, गाजियाबाद में है, और एक जो कैंपस है दैट इज इन पुणे, लवासा। सो देखिए जितने कैंपसेस होते हैं कहीं ना कहीं उससे ये भी पता चलता है कि जो यूनिवर्सिटी है उसके बहुत जगह उसने अपने रूट्स को स्प्रेड किया हुआ है। अच्छा होगा कोई चीज तभी तो वो इतनी फैली होगी, इतनी एक्सटेंसिव उनके कैंपसेस होंगे। सो दिस ऑल्सो गिव्स यू मोर क्रेडिबिलिटी कि हाँ भाई क्राइस्ट यूनिवर्सिटी काफी अच्छी है। तीसरा जो पहलू है वो ये है कि अगर आप क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में देखते हैं तो देयर आर डाइवर्स कोर्सेज। आप बहुत सारे कोर्सेज जो हैं आप उसमें पढ़ सकते हैं, आप चूज कर सकते हैं, आप ऑप्ट कर सकते हैं, और आपको अलग अलग टाइप का एक्सपोजर मिलता है। आप अपने स्किल सेट्स के हिसाब से, अपनी इंक्लिनेशन के हिसाब से यू कैन चूज द कोर्सेज। उसके बारे में हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। और उसके साथ साथ में इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस भी बहुत ज्यादा है। तो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं। तो क्या होता है कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस का मतलब है कुछ प्रोग्राम्स उनके साथ वहां के फॉरेन स्टूडेंट्स यहां पर आते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको उसमें मल्टी कल्चरल एक्सपोजर मिलता है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें जो है इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस भी तो भाई कैसे बनेंगे, जब हमारी यूनिवर्सिटी क्रेडिबल होगी तभी तो बाहर की यूनिवर्सिटीज जो है वो कोलैबोरेट करेंगी। तो दिस ऑल्सो गिव्स द क्रेडिबिलिटी टू क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, ये भी उसको बहुत प्रीमियम बनाती है। और चौथी चीज जो है वो सबसे अहम चीज है, दैट इज स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट्स। सो प्लेसमेंट जो होता है भाई देखिए एट द एंड ऑफ द डे हमारे को पैसों से मतलब होता है। जब भी हम पास आउट होते हैं तो हमारे को प्लेसमेंट्स जो है वो बहुत मैटर करती है। अब प्लेसमेंट का मतलब सिर्फ यही नहीं होता एक हाई पैकेज होता है, प्लेसमेंट्स का मतलब ये भी होता है कि किस टाइप की कंपनीज आ रही है। प्लेसमेंट्स का मतलब ये भी होता है कि जो कॉलेज है उसका क्या सपोर्ट है। भाई प्लेसमेंट कराना, एक ड्राइव कराना इतना छोटी मोटी चीज तो है नहीं। तो उसके लिए पूरा जो कॉलेज है, कॉलेज या यूनिवर्सिटी है, उसका एक सपोर्ट होना, उसका एक असिस्टेंस देना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो कॉलेज जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देता है प्लेसमेंट्स के लिए, और इनकी प्लेसमेंट्स भी टॉप नॉच होती है। तो ये सारे बहुत सारे ये जो मैंने अभी रीजंस लिस्ट डाउन किए हैं, ये कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से यू कैन डेफिनेटली यू कैन ऑप्ट फॉर क्राइस्ट यूनिवर्सिटी फॉर योर ग्रेजुएशन, एंड दैट मेक्स इट अ यूनिक यूनिवर्सिटी। चलिए अब जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें बहुत सारे वेरिड कोर्सेज होते हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं, तो आप बहुत सारे कोर्सेज से चूज कर सकते हैं। तो उन पे एक नजर मार लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। सो अगर आप देखें, हम यूजी कोर्सेज की बात कर रहे हैं, तो पॉपुलर यूजी कोर्सेज में आप देखो बीकॉम कर सकते हो, आप बीबीए कर सकते हो, आप बीएससी कर सकते हैं, आप बीए कर सकते हैं। अब बीए भी करना तो बीए आप इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस में कर सकते हैं, मीडिया एंड पब्लिक अफेयर्स में कर सकते हैं। अगर आपको बीबीए करना है तो बीबीए में भी आप फिनटेक में कर सकते हैं, मार्केटिंग एंड सप्लाई मैनेजमेंट में कर सकते हैं, आप स्ट्रैटेजी एंड बिजनेस एनालिटिक्स में कर सकते हैं। अगर आपको बीएससी करना है तो बीएससी भी आप डेटा साइंसेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कर सकते हो, आप इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स में कर सकते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी कर सकते हो। बीकॉम करना है तो अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग में कर सकते हो, अप्लाइड फाइनेंस में कर सकते हो, इंटरनेशनल अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस में कर सकते हो। मतलब बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे। सो बेसिकली किसी भी कोर्स को सिलेक्ट करना जो होता है ना, वो सब कुछ निर्भर इस चीज पे करता है कि आप अपने आप को किस फील्ड में देखते हो। आप 10 years डाउन द लाइन, 15 years डाउन द लाइन आप किस चीज में, किस स्ट्रीम में अपने आप को किस रास्ते पे चलते हुए देखना चाहते हैं, वो उस पे डिपेंडेंट है। सो आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करेगा, उस कोर्स के आप ये मान के चलिए कि क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं आगे चल करके, उस पे डिपेंड करता है। आपने अभी क्या पढ़ रहे हैं, आपने 12th में क्या पढ़ा, ये उस पे डिपेंडेंट है। तो बहुत सारी चीजों पे, फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। बट येस, द पॉइंट इज कि क्राइस्ट यूनिवर्सिटी आपको ये बहुत सारे ऑप्शंस देता है, और इन ऑप्शंस में से आप अपना पसंदीदा कोर्स को चुन के आप उसमें ग्रेजुएशन परस्यू कर सकते हैं। ठीक है, सो अब ये हो गया कोर्सेज के बारे में। ठीक है, तो अब देखिए हमने देख लिया कि भाई क्यों क्राइस्ट यूनिवर्सिटी हम चूज करना चाहिए, हमें क्या कोर्सेज हैं ये भी हमने देख लिया। अब यहां पहुंचे कैसे? भाई क्राइस्ट यूनिवर्सिटी नाम अच्छा है, पता चल गया, बट व्हाट इज द प्रोसेस, कैसे पहुंचेंगे आप? ठीक है, तो उस पर आप थोड़ा सा गौर फरमाते हैं। होता यह है कि क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में अगर आपको पहुंचना है तो आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है। तो क्राइस्ट जो है वो अपना एक एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराता है, जिसको हम क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट बोलते हैं। ठीक है,
अब ये जो टेस्ट है वो इस बार 2 स्लॉट्स में होगा, 2 डेट्स हैं, वो 2 अलग अलग डेट्स में आप जो भी आप स्लॉट चूज करना चाहते हैं उसमें कर सकते हैं। आप मल्टीपल स्लॉट्स में करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। जो फॉर्म है, फॉर्म की ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ये हमको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स आउट हो चुके हैं, ठीक है। तो अब जो लास्ट डेट है, अगर आप स्लॉट 1 को चूज कर रहे हैं, स्लॉट 1 में आप देना चाहते हैं एग्जाम, तो 27 मार्च बीइंग द लास्ट डेट फॉर इट, एंड स्लॉट 2 की जो लास्ट डेट है वो क्या है, 29 अप्रैल है। देखिए मैं आपको ये बस इसलिए बताना चाह रहा हूं कि भाई आपको पता होना चाहिए कि तब तक हमें फॉर्म भर देना है। मैं तो यही इंसिस्ट करता हूं कि आप अभी से फॉर्म को भर दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आगे चलकर बोर्ड एग्जाम्स वगैरह में आप इतने ऑक्यूपाइड हो जाएंगे कि आपके दिमाग से डेट ना स्किप हो जाए। सो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप पहले कर लो, कोई चीज को पोस्टपोन करने से ज्यादा बेहतर होता है। तो ये कुछ लेकिन डेट्स हैं, ध्यान रखनी है अपने को। और जो टेस्ट की डेट्स है, जो एक्चुअल टेस्ट की डेट है, जिसको ये सिलेक्शन बोलते हैं, सिलेक्शन डेट मतलब जो एग्जाम की डेट्स है, वो क्या है। स्लॉट 1 की डेट है हमारी 6 अप्रैल, ये पहला स्लॉट अगर आप देना चाहते हो, और जो सेकंड स्लॉट है वो 9 मई है। अब देखिए यहां पर ना एक बहुत बड़ी सवाल उठता है कि हमें कौन सा चूज करना चाहिए, क्योंकि 9 अप्रैल जो है वो बहुत नजदीक हो जाता है, क्योंकि ऐसा मान के चलिए मार्च के एंड तक करीब करीब आप बोर्ड्स में ऑक्यूपाइड रहेंगे, तो आपको इतना कुछ पढ़ने को टाइम नहीं मिलेगा। तो 6 अप्रैल काफी जल्दी हो जाता है। 9 में जो है वो आपको अच्छा खासा टाइम देता है। लेकिन ये भी स्पेक्यूलेशंस होती है, ये भी माना जाता है कि भाई अगर 6 अप्रैल पहला स्लॉट जो होगा वो थोड़ा सा इजी होगा, क्योंकि बच्चों को कम टाइम दिया जाएगा, तो इसलिए वो पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल होगा उसको भी वो इजी रखेंगे। और स्लॉट 2 में देखेंगे तो पेपर की डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होने की चांसेस है। सो ये आपको टेक करना है कॉल, आपके लिए क्या बेहतर है। बट यस, आप दोनों में से कोई भी स्लॉट ले सकते हो। आप यू कैन इवन फिल 2 स्लॉट्स, 2 बार में भी आप दे सकते हो। 2 बार में दोगे तो आपको पहला जब आपने दिया होगा तो आपको पता चल जाएगा कि पेपर कैसा आता है, यू ऑलरेडी हैव दैट एक्सपोजर, और उसके बाद आप अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करके सेकंड स्लॉट में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। ये तो हो गया अपने टेस्ट की डेट्स हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट जो चीज है अपने को समझनी कि भाई टेस्ट तो है, लेकिन टेस्ट का पैटर्न क्या है, किस तरीके से होता है टेस्ट, ठीक है। तो अब उसको पे हम थोड़ा सा गौर फरमाते हैं। सो देखो, अगर आप एग्जाम पैटर्न को देखते हैं, एग्जाम पैटर्न जो है इसका, ठीक है, उसमें आप ये मान के चलिए कि टोटल होते हैं 120 क्वेश्चंस, 120 सवाल होंगे, और जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है वो कितना है, 2 घंटे। सो 2 घंटे का पेपर है जिसमें आपको 120 क्वेश्चंस करने हैं। इसका क्या मतलब हुआ, 2 घंटे मतलब 120 मिनट्स, और 120 मिनट्स में आपको 120 क्वेश्चंस करना है। तो मतलब इफेक्टिवली हर क्वेश्चन के लिए आपके पास 1 मिनट का टाइम है, ठीक, पहली बात। दूसरी बात जो है, मोड ऑफ एग्जाम होता है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, तो आप कंप्यूटर पे बैठ के देते हैं, ये पेपर पेन बेस्ड नहीं होता है, ठीक है। और ये जो भी आपको बीबीए, बीकॉम और बीएचएम यूजुअली जो हम कोर्सेज को चूज करते हैं, उसके लिए एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या है उसको समझते हैं। सो यू कैन सी देयर आर 1 2 3 4 5 6, देयर आर बेसिकली 6 सेक्शंस एक तरीके से, या 6 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। पहला हो गया आपका इंग्लिश। इंग्लिश में आप देख सकते हैं कि देयर आर 25 मार्क्स। ऐसे समझिए बात को कि बेसिकली हर क्वेश्चन के लिए 1 नंबर होता है इसमें, और हर नेगेटिव के लिए -2.5 होता है। तो नेगेटिव मार्किंग भी है, उसका भी हमें ध्यान देना पड़ता है। सो अगर इंग्लिश में 25 मार्क्स है तो इसका मतलब ये हुआ कि देयर आर 25 क्वेश्चंस एज वेल इंग्लिश में। नेक्स्ट इज योर जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में 20 सवाल होते हैं। जनरल नॉलेज आई एम श्योर आप समझते होंगे, जनरल नॉलेज में दोनों चीजें कवर होती है, स्टैटिक पोर्शन भी कवर होता है और आपका करंट अफेयर्स वाला पोर्शन भी कवर होता है, तो उसके भी 20 सवाल होते हैं। देन यू हैव फंडामेंटल अकाउंटिंग एज वेल। तो भाई अगर आप ये कोर्सेज को दे रहे हो तो आपने अकाउंटिंग पढ़ी होगी, तो बहुत बेसिक टाइप की आती, और आप देख सकते हैं 10 ही सवाल पूछ रहे हैं उन लोग, ठीक है। सो 10 क्वेश्चंस अगर पूछ रहे हैं तो आपकी 11th 12th में आपने जो बेसिक चीजें पढ़ी होती है उसी पर बेस्ड ये 10 सवाल होंगे। देन इज योर रीजनिंग। रीजनिंग आई एम श्योर आप समझते हैं, इसमें टॉपिक्स हो गए अपने जैसे ब्लड रिलेशंस हो गया, क्लॉक्स हो गया, कैलेंडर्स हो गया। आप प्रिपरेशन तो कर ही रहे होंगे सीयूईटी की, तो आपने देखा होगा वो जो रीजनिंग वाला जो पार्ट है वो भी एग्जैक्टली वैसा ही यहां पर भी आता है। देन इज योर मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स इज योर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बेसिकली जो 10th स्टैंडर्ड तक हमने पढ़ा होता है। तो इसमें आप मेजरली देखेंगे तो अरिथमेटिक ज्यादा आता है, थोड़ा बहुत ज्योमेट्री आता है, थोड़ा बहुत नंबर सिस्टम आ गया आपके पास में। तो ये बड़ा ही स्कोरिंग सेक्शन ऑफ कोर्स। तो इसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं, 20 मार्क्स ऑफ कोर्स। देन नेक्स्ट इज योर डेटा एनालिसिस एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। सो डेटा इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब होता है? डेटा इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है, ऐसे समझिए कि आपके सामने डेटा होता है और डेटा के अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं रिप्रेजेंट करने के। पाई चार्ट्स हो गया, बार ग्राफ्स हो गया, आपने देखा होगा ऐसे
बार्स बने होते हैं तो इसको हम बार ग्राफ बोलते हैं। आपका टैबुलर मैनर में भी हो सकता है डेटा इस तरीके से रिप्रेजेंटेड। पाई चार्ट्स आपने देखा होगा, इस टाइप से पाई चार्ट होता है। लाइन ग्राफ भी होता है, ऐसा ऐसा करके बन रहा होता है, राइट। सो ये अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं देखिए डेटा को रिप्रेजेंट करने के। और ये जो डेटा जो रिप्रेजेंटेड है आपका, उसके बेसिस पर आपको डेटा को थोड़ा समझना पड़ता है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशंस करनी पड़ती है और आपको सवालों को सॉल्व करना होता है। और हर एक डीआई के सेट में, डीआई के सवाल में देयर हैज टू बी अ स्टोरी बिहाइंड। मतलब मान लो कि किसी कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में कुछ दिया हुआ है और उसके बेसिस पे कुछ सवाल पूछे हुए हैं। या हो सकता है कि कोई एक सिटी है, उसकी पॉपुलेशन के डेमोग्राफिक्स के कुछ कुछ आपको पहलू बताए गए हैं, आपको उनको समझना है, उस डेटा को इंटरप्रेट करना और इजी होता है काफी। तो उसके बेसिस पे आपको कुछ सवाल सॉल्व करने होते हैं। ये परसेंटेज चेंज पूछ सकते हैं, रेशियो पूछ सकते हैं, कुछ कुछ एवरेज के बारे में पूछ सकते हैं। तो ये बेसिक बेसिक चीजें होती हैं जो आपसे पूछी जाती है। बट द थिंग इज, ये समझिए बात को, क्योंकि 120 क्वेश्चन है और 120 मिनट है, तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो होती है वो मुश्किल नहीं होती, वो आसान होती है और बहुत अच्छे से, बहुत आराम से आप पेपर को कर सकते हैं। इजी गोइंग सा पेपर है। बट यही मान के चलिए हमेशा कि अगर पेपर इजी है तो वो सबके लिए इजी है, और सबके लिए इजी है तो फिर वहां पर स्कोर्स भी थोड़े हाई जाते हैं। तो प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी। बेसिकली देखिए ऐसा है कि इसके लिए अलग से कोई प्रिपरेशन हम नहीं करते। हम जो पूरी प्रिपरेशन सीयूटी के लिए करते हैं या एसईटी के लिए करते हैं या एनपैट के लिए करते हैं, तो सारे एग्जाम्स ऑलमोस्ट इनका थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर्स में माइनर डिफरेंसेस होते हैं, बट जो सब्जेक्ट्स एंड ऑल हैं वो तो सेम ही रहते हैं, टॉपिक्स तो ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं। तो एक तरीके से ये जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं पूरे सिलेबस की, वो सारे के सारे एग्जाम्स में एप्लीकेबल होती है। ऑलराइट, बट इसके साथ साथ में आपको कुछ मॉक्स देने पड़ेंगे। मॉक्स से आपको और पता चल जाएगा कि कैसे आपको अपनी स्ट्रैटेजी को अलाइन करना है अकॉर्डिंग टू द पेपर। ठीक है, तो आई होप कि ये एग्जाम वाला जो पहलू है ये हमें समझ आ गया कि टेस्ट का पैटर्न कैसा है। हमने डेट्स भी देख ली इंपॉर्टेंट, राइट। और हमने कुछ कोर्सेज हैं जो कि इसमें आप चूज कर सकते हैं, वो उस पर भी हमने एक बार नजर डाल ली है। ठीक है, अब आती है बात फॉर्म भरने की। ठीक है, जो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है, इसका भी फुल फॉर्म अगर आप देखेंगे तो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस है तो CUET ही हो गया एक तरीके से, बट कंफ्यूज मत होइएगा। इसका जो फॉर्म है वो भी बहुत प्रिटी इजी है भरना, ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। जनरल जो आपकी डिटेल्स एंड स्टफ है वही जो पूछते हैं वही आपको इसमें फिल करनी है। तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं, मैं आपको एकदम डिटेल में जाके नहीं बता रहा हूं क्योंकि आप स्मार्ट इनफ हैं, आप खुद ही फिल कर सकते हैं एक एक चीज में। बट मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि किस टाइप से आपको क्या क्या पेजेस होंगे जिसमें क्या क्या आपको इंफॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी। तो इसके हिसाब से आप थोड़ी अपनी डिटेल्स एंड प्लस कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करनी पड़ती है, तो वो डॉक्यूमेंट्स को भी आप रेडी रखिए। ठीक है, तो आप जैसे ही खोलेंगे आपको सबसे पहले देखिए लॉग इन करना पड़ता है। वंस यू हैव डन द लॉग इन, तो अब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो अब कुछ कुछ चीजें उसको देखते हैं। तो सबसे पहली चीज आती है आपके प्रोग्राम सिलेक्शन प्रीव्यू होता है। बेसिकली आपको प्रोग्राम जो है आपको क्या चूज करना है उसका पेज होता है, खुलता है। तो अब आप इसमें देख सकते हैं यू हैव 3 प्रेफरेंसेस, आप 3 प्रेफरेंसेस चूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम की। मतलब आपको किस में ग्रेजुएशन करनी है वो आप 3 आपके पास में चॉइसेस होती हैं। अलॉन्ग विद दैट उनके जो प्रेफर्ड कैंपसेस है, राइट। जैसे मान लीजिए कि एक कोर्स है जैसे BA मीडिया हमने जैसे चूज किया है, तो उसमें आपके पास में देखना पड़ेगा कि ये जो कोर्स है वो किन किन कैंपसेस में अवेलेबल है। उसमें से जो आपको चूज करना है आप उस कैंपस को भी चूज कर सकते हैं। तो 3 प्रेफरेंसेस हैं आपके पास में एंड उसके अकॉर्डिंगली आपके कैंपसेस भी हैं, जो जो कैंपस उसको ऑफर कर रहे हैं उस कोर्स को, तो उनको आपने सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और आपको एक प्रोफाइल फोटो अपनी डालनी पड़ेगी। तो वही जो अपनी पासपोर्ट साइज फोटो होती है उसको हम डाल देंगे, अपलोड कर देंगे इसमें। ठीक है, तो ये अपना पहली चीज हो गई। तो उसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। तो देखिए कुछ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, जैसे कि भाई ये बता रहा है एप्लीकेशन का मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, यू हैव टू अंडरगो द प्रोसेस। फिर कुछ कुछ है कि द यूनिवर्सिटी रिजर्व्स द राइट टू चेंज द सिलेक्शन प्रोसेस डेट। तो भाई वो टाइमिंग्स वगैरह चेंज कर सकती है यूनिवर्सिटी डिपेंडिंग ऑन क्या उस समय कंडीशंस है या कुछ कंस्ट्रेंट्स है, तो उसका राइट है उनके पास में। चेंज ऑफ डेट टाइम ये सब एंटरटेन नहीं करेंगे। तो कुछ कुछ चीज़ें उनकी बेसिक है, टर्म्स एंड कंडीशंस है, उसको आपको पढ़ना है और अग्री करते चलना और आगे आप नेक्स्ट उसमें चलेंगे। सो नेक्स्ट जो आता है पेज आता है वो क्या आता है, वो आपकी पर्सनल डिटेल्स का आता है। ठीक है, सो व्हेन यू से पर्सनल डिटेल्स, तो आपको पहले तो नेशनैलिटी आप डालेंगे उसमें कि भाई आप क्या हैं, इंडियन है। फिर उसके बाद में पूछा जाता है कि आप NRI कोटा से अप्लाई कर रहे हैं या ओवरसीज स्पॉन्सर हैं आपका, तो नो ही करेंगे हम लोग। ठीक है,
फिर उसके बाद आपसे जेंडर पूछा जाता है, आपका ब्लड ग्रुप पूछा जाता है। हमने जो कुछ डाला हुआ डेटा उसको इग्नोर करिएगा, वो तो ऐसे मस्ती मस्ती में हमने डाला हुआ है। आपको बहुत ही एकदम केयरफुली चीजों को फॉर्म फिल करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी मदर टंग आपसे पूछी जाएगी, आपका रिलीजन जो है वो आपको मेंशन करना है, आपकी कैटेगरी क्या है, आप जनरल कैटेगरी से ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी आपको मेंशन करना है, ठीक है। फिर आपसे ये भी पूछा जाएगा कि आप डिफरेंटली एबल्ड हैं क्या, अगर हैं तो आप यस करेंगे, नो है तो नो, ठीक है। आपको फिर आधार कार्ड के बारे में पूछा जाएगा, आधार यस है। इसमें आधार कार्ड नंबर देना जो है वो ऑप्शनल है, देना चाहते तो दे सकते हैं, नहीं भी देना चाहें तो भी चलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आपकी कंट्री ऑफ बर्थ आता है, स्टेट ऑफ बर्थ एंड सो ऑन, इस टाइप की चीजें हम भर देंगे। फिर एक आता है एक चीज कि हाउ डिड यू नो अबाउट द इंस्टीट्यूशन, आपको हमारे बारे में कैसे पता चला। तो उसमें कुछ आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें ऑप्शंस होते हैं। तो आपने फ्रेंड से सुना है, आपने एलुमनी से सुना है, आपने न्यूज़पेपर में सुना है, वो जो भी आपने जैसे भी क्राइस्ट के बारे में सुना होगा आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद स्पोर्ट्स में अगर आपके कुछ अचीवमेंट्स है तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर में कुछ अचीवमेंट है आपके तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं। तो इस टाइप से आपकी ये प्रोफाइल बन रही है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जब आप जाएंगे आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा, आपका करंट एड्रेस जो है वो इंपॉर्टेंट है उनके लिए, तो आप वो फिल कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद में पेरेंट की इंफॉर्मेशन भी डालनी जरूरी है, जैसे पापा का क्या नाम है, उनका क्या ऑक्यूपेशन है, मदर का क्या है नाम, क्या ऑक्यूपेशन है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है। सिमिलरली आप इसमें थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो जैसे गार्जियन की इंफॉर्मेशन आप देना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हो। एनुअल इनकम पूछते हैं वो, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है, ये कुछ चीजें जो है आपको फिल करनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स वो पेरेंट्स के बारे में जानना ही चाहेंगे, फॉर्म में किसी भी फॉर्म में पूछी जाती है तो वो आपको बेसिक चीजें इसमें डालनी है, फिल करनी है, ठीक। उसके बाद में आपका नेक्स्ट जो आता पहलू वो आता आपकी एजुकेशनल डिटेल्स। तो देखिए आपको पहले तो 10th स्टैंडर्ड में आपको बोर्ड पता होना, पता ही है हमको बोर्ड क्या होता है, तो आप बोर्ड डालेंगे उसमें। आपने अगर स्टेट बोर्ड से किया तो वो मेंशन करेंगे, आपने सीबीएसई से किया तो सीबीएसई इसमें फिल करेंगे। आपको ईयर ऑफ पासिंग देनी है, मंथ ऑफ पासिंग क्या है, और स्टेट ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो ये कुछ चीजें 10th के बारे में हो गई। फिर अपलोड भी करना है तो आपको मार्कशीट जो है 10th स्टैंडर्ड की मार्कशीट है उसको भी अपलोड करना पड़ेगा, उसकी सॉफ्ट कॉपी को अपलोड करेंगे। एंड फिर उसके बाद में आपको वैल्यूज भी डालनी, भाई टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड कितने थे आपके, टोटल मार्क्स कितने थे, तो परसेंटेज आ जाता है उससे। स्कूल का नाम क्या था आपको, वो आपको डालना पड़ेगा इसमें। अच्छा, अगर मान लो आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है 12th तो आपने अभी पास करी नहीं है, आपने तो एग्जाम दिया, आपके पास तो कुछ उसकी मार्कशीट्स वगैरह तो है नहीं। तो आपने क्या करना है, अब आपने 11th का भरना है। जिन लोग ने 12th पास कर ली है उनको 12th की मार्कशीट एंड 12th के मार्क्स डालने पड़ेंगे इसमें। जिन्होंने 12th स्टैंडर्ड अभी उन्होंने नहीं आया, उनका रिजल्ट्स नहीं आए, तो उन्होंने क्या करना है, उन्हें 11th की डिटेल्स डालनी है इसमें, ठीक है। सो अगेन वही चीजें, सेम चीज जो यहां पर थी यहां पर भी पूछी जा रही है, टोटल मार्क्स ऑब्टेन, स्कूल का नाम, और आपको यहां पर जो अपनी 11th स्टैंडर्ड की, अगर आप 12th अभी जस्ट आपने उसका एग्जाम्स दिए हैं तो आपको 11th स्टैंडर्ड की जो रिपोर्ट कार्ड है आपकी, ठीक है, वो आपको सॉफ्ट कॉपी अपलोड करनी है। तो इस तरीके से आप पूरा भर देंगे एंड देन यू विल हैव अ प्रीव्यू। तो पूरा जो फॉर्म आपने भरा उसका एक प्रीव्यू आपको मिल जाएगा, उसमें आप चेक कर लीजिए। भाई देखिए एडिट का भी ऑप्शन होता है उसमें। सो जहां भी आपको लगता है कि आपने थोड़ी बहुत गलती कर दी, किसी चीज में आपको ठीक करना है, तो आप उसको एडिट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए समझिए, आपने जैसे ही उसमें क्लिक करके आपने बोल दिया कि भैया आप सबमिट कर दिया, तो उसके बाद में चेंज कर पाना नहीं पॉसिबल है। तो इसीलिए यू हैव टू बी केयरफुल, इसीलिए वो प्रीव्यू का भी ऑप्शन देते हैं कि भाई अगर मान लो गलती से भी कुछ गलती हो गई है तो आप उसे ठीक कर सको, आप उसे एडिट कर सको। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आप अपने पेरेंट्स को भी एक बार दिखाइए, जब आप फिल कर लिया होगा आपने, उनसे भी 2-3 लोगों से आप वो व्यू लीजिए कि भाई ये सही भरा है कि नहीं, मैंने कुछ गलती तो नहीं है। जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तब उसके बाद में यू कैन गो टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज द सिलेक्शन प्रोसेस एंड पेमेंट। तो देखिए ये सारी चीजें आपने फिल कर ली, आपको दिख जाएगा प्रीव्यू, जैसे मैंने आपको बताया। ये सब करने के बाद में अब फिर आप जाएंगे, आपको जो पेमेंट, आपको वो स्लॉट चूज करना है, वो स्लॉट वगैरह चूज करेंगे एंड उसके बाद में आपको पेमेंट गेटवे आएगा, पेमेंट करेंगे और उसके बाद में आपका फॉर्म कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा। ये है आपका पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस। आई एम टेलिंग यू इट इज क्वाइट इजी। आप एक बार देखेंगे, खुद करेंगे, एकदम खट होता जाएगा। द ओनली थिंग इज आपको कुछ चीजें जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो गए, जैसे आपकी प्रोफाइल फोटो हो गई, आपका क्या बोलते हैं 10th क्लास की आपकी सर्टिफिकेट जो है, 11th का जो रिपोर्ट कार्ड है, ये सब की सॉफ्ट कॉपीज को आप जुगाड़ करके रखिएगा, अपने पास में रखिए, ताकि आप फटाफट उनको अपलोड कर सकें और टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो ये है पूरा आपका क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन प्रोसेस।
और ये करने के बाद में आपको फिर टेस्ट की तैयारी करनी है, क्योंकि टेस्ट जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पूरे टेस्ट का स्ट्रक्चर बता दिया है, कैसे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, कितने मिनट्स का टेस्ट है और कितने क्वेश्चंस आएंगे आपके पास में, क्या क्या कोर्सेज हैं वो हमने डिस्कस कर लिया। फिर हमने ये भी देखा कि क्राइस्ट यूनिवर्सिटी क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी तो अब हमने आपको दे दी, लेकिन कई बार ये होता है कि आपको बहुत सारी चीजें होती है जिसमें दिक्कत होती है। ऑफ कोर्स मतलब ये तो हमने अपने एंड पर एक वीडियो बना दिया है और ये आपको बस हमारा मकसद ये है कि आप तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचे जहां पर आप कोई गलती ना करें, आप सही स्टेप्स लेकर आगे बढ़ते चले। लेकिन कई बार आपको बहुत समस्या भी हो सकती है, आपको कुछ कंफ्यूजन भी हो सकते हैं, तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि प्लीज हमें कमेंट करिएगा। वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं और कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या समस्या आ रही है, क्या कंफ्यूजन है, क्या डाउट है। सो वी वुड लव टू एड्रेस दोज डाउट्स। हमारी कोशिश ही यही है कि आपकी हेल्प करना, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो प्लीज फील फ्री, आप एकदम बता सकते हैं हमारे को। ठीक है, और एक नंबर है, ये नंबर है, इस नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सो आप कांटेक्ट करके अगर मान लो कोई दिक्कत होती है तो भी आप हमें इस नंबर पे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो भी हम बिल्कुल विल लाइक टू एड्रेस योर प्रॉब्लम्स। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भाई क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का हमने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया। हमने ऐसे देखिए बहुत सारे कॉलेज, अभी हमने एससीटी का भी भरा था, तो एससीटी का भी हमने वीडियो बनाया था, तो आई एम श्योर कि आप लोग ने एससीटी का भी जो सिम्बायोसिस का एंट्रेंस टेस्ट है उसके लिए भी आपने फॉर्म फिल कर लिया होगा। लेकिन अब बात ये आती है कि भाई इसकी प्रिपरेशन कैसे करें। भाई टेस्ट तो देना ही पड़ेगा, और टेस्ट भाई लाखों के तादाद में बच्चे दे रहे होते हैं, तो वहां पर कैसे एक्सेल करें। तो उसको करने के लिए आपको चाहिए होती है गाइडेंस, आपको चाहिए होती है मेंटरशिप, एंड तथागत इज डेडिकेटेड टुवर्ड्स डिलीवरिंग रिजल्ट्स। सो पॉइंट ये है कि हम आपने देखा तो है ही, हम यूट्यूब पे लाइव आते हैं, हम लोग आपको फ्री में बहुत सारे नॉलेज देने की कोशिश करते हैं। सारे टीचर्स की कोशिश यही रहती है कि आपको फ्री में मैक्सिमम चीजें पढ़ाई जाए। लेकिन ऐसे समझिए, देखिए कि इसका एक लिमिटेशन है। ठीक है, आप जब किसी एग्जाम को टारगेट करते हैं ना, तो आपको उसके लिए स्ट्रैटेजी चाहिए होती है। उसके लिए आपके पास में एकदम एक कंसाइज एक वे होना चाहिए जिसके थ्रू आप पेपर को अप्रोच कर सकते हैं, आप अपनी प्रिपरेशन को एकदम फुल प्रूफ कर सकते हैं, आप टीचर्स से कांटेक्ट कर सकते हैं अपने डाउट्स के लिए, आपके पास में असाइनमेंट्स होनी चाहिए सॉल्व करने के लिए, एक स्ट्रक्चर होना चाहिए कि कैसे भाई पहला चैप्टर ये पढ़ना है, फिर अगला ये पढ़ना है, फिर अगला ये पढ़ना है। ऐसे जंबल्ड अप अप्रोच से हमारा एग्जाम नहीं निकलता। एंड मोर इंपॉर्टेंटली हमें मॉक्स भी देने पड़ते हैं, टेस्ट भी देना पड़ता है। तो क्या ये सारी चीजें जरूरी है? यस, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमारे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं रहेगा। देखिए समझिए, बोर्ड्स जो है, बोर्ड्स के बाद में आपके पास बहुत कम टाइम रहेगा, तो उस समय आप कहीं ना कहीं इधर उधर भाग रहे होगे कि कोई मेरे को पढ़ा दो, कुछ बता दो, भाई कोई ना कोई एक अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाए। लेकिन ये ऐसा नहीं है। उस समय वो डिसीजन लेने से बेहतर है कि अभी आप वो डिसीजन ले लें, क्योंकि जितना बाद में लेंगे उस डिसीजन को, उतना ज्यादा आप डिसएडवांटेज पे रहेंगे। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि अभी से हम कोई कोर्स को एनरोल कर लें, थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करते रहें, थोड़ा थोड़ा समझते रहें कि भाई ये एग्जाम स्ट्रक्चर क्या है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 100% सिलेबस आप कंप्लीट कर लो, आप लेट से 20% 30% भी कंप्लीट कर पाते हो किसी कोर्स को ज्वाइन करके, तो उससे ये होगा फिर आपको वो 70% को ही कवर करना पड़ेगा, ना कि पूरे 100% को। प्लस यू हैव इंटरेक्टेड विद द टीचर्स, आपने असाइनमेंट्स को सॉल्व किया, आपको थोड़ा सा आइडिया भी है, डायरेक्शन भी आपको मिला हुआ है। सो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यू कैन ज्वाइन आवर सिलेक्शन ओरिएंटेड बैच, जो कि एक तरीके से प्रीमियम क्रैश कोर्स है, जिसमें हम लोग एकदम एक्सटेंसिव तरीके से मोर देन 110 आवर्स ऑफ आपको टीचिंग देंगे, लाइव टीचिंग देंगे। उसमें आपके 400 से ज्यादा मॉक्स होंगे, उसमें आपको पूरे हार्ड कॉपी असाइनमेंट्स मिलेंगे, उसमें आप टीचर्स के साथ में 1-to-1 डाउट सेशन ले सकते हैं, आपको पर्सनल गाइडेंस मिलती है, पूरी ट्रेनिंग मिलती है। तो ये सारी चीजें जो है वो आप अवेल कर सकते हैं। और खास बात यह है कि अभी इट इज अवेलेबल एट 50% डिस्काउंट। तो अभी आप एनरोल करते हैं तो आपको 50% डिस्काउंटेड फी में, जो हमारी फीस होती है ऑनलाइन कोर्स की, उसके 50% के डिस्काउंट में आपको मिलेगी। और उसके लिए अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं तो यू कैन अगेन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। तो हमारे जो स्टूडेंट काउंसलर हैं वो आपको पूरे जो हमारा बैच में पूरा कैसा स्ट्रक्चर चलेगा उसके बारे में गाइड करेंगे। एंड नॉट जस्ट दिस, अब जो जो एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, जो जो कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हैं, वहां तक पहुंचने के लिए क्या प्रोसेस है, आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बारे में भी आप बात कर सकते हैं। तो हमारा जो कोर्स है वो सारी फॉर्म फिलिंग हो गया, असिस्टेंस हो गया, प्लस
you get recorded videos as well, you get live classes as well, आप टीचर से बात कर सकते हैं, मतलब जो सारी चीज़ें जो आपको वो बहुत कंडेंस फॉर्म में मिल सकती है और इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। सो अगर आपके टारगेट है, अगर आपके मन में है कि आपको करना है, आपको क्राइस्ट यूनिवर्सिटी ही नहीं, आपको एसीटी हो गया, सीयूईटी हो गया, आईपी मैट हो गया, किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं, आप टारगेट कर रहे हैं इस कॉलेज में जाना है, तो उसके लिए अभी से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा और स्टार्ट करने के लिए यू नीड अ कोचिंग, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो मेरा मकसद था आज आपको क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के बारे में बताना, फॉर्म्स के बारे में जो आउट हो चुके हैं, कैसे फिल करना है उसे, एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या है, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को जितना समझ आया वो मैंने आपको बता दिया है। और अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तो प्लीज 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 हमें कांटेक्ट करिएगा, हमें डाउट्स बताइएगा, we'll try to address them. So thank you and all the very best for your preparation. Happy learning.